तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 230 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने ब्लड रिवर मेडल के लिए एक्वायर किया था, फिर वहाँ अनडाइंग सीन से वो मेडल्स आ रहे थे। फिर हमें सीन चेंज कर समय को बीतता हुआ दिखाया जाता, जहाँ पे लू फेंग पेशेंटली अपने पीट क्वार्टर्स में उसी मेडल्स का इंतजार कर रहा था कि कब वो मेडल्स आए और मैं उसको लेके यहाँ से निकल सकूं। और फिर लू फेंग कहता कि ब्लड गॉड बाकी ने मुझे 6 से 10 दिन का टाइम दिया था और अर्थ के टाइम से देखा जाए तो 2 महीने पास हो जाएंगे। रवि के मर्तबा यहाँ पे मुझे नहीं मिला है और वो यहाँ पे ज्यादा रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे उसको रुकने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। यहाँ पे लू फेंग वापस जाता तो लू फेंग को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी। फिर वहाँ पे तभी लू फेंग बैठा ही था, वहाँ पे पावरफुल एनर्जी लू फेंग के पास आती है और वो आवाज ह्यूज पिट क्वार्टर्स में जहाँ लू फेंग बैठा होता वहाँ पे कहता है 97 और लू फेंग भी वहाँ पे उठकर खड़ा हो जाता है, लॉर्ड के सामने झुकता है। और अब फिर हमें यहाँ पे 10,000 ऑफ किलोमीटर्स अवे उस ह्यूज पिट के दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्टर लॉर्ड का बंदा अपनी एनर्जी को अनलीज करता है, जिसकी मर्तबा वो लू फेंग से कह पा रहा था। और यहाँ पे ब्लड गॉड बाकी ने अपने एयर के डायरेक्शन को चेंज करके अपने मैसेज को लू फेंग तक भेजा होता है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर होता है। और आप लोग इस सेक्टर लॉर्ड के बंदे की काबिलियत के बारे में पता लगा सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में करके अपने साउंड को एक निश्चित दूरी पे भेजना ये कितना हार्ड हो जाता है। और वो वॉइस फिर से कहता है कि मेरे पास आओ, और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो हंसता है स्माइल करते हुए कहता है कि अब मुझे ब्लड रिवर क्रिस्टल मिलने ही वाला। लू फेंग वहां से निकल जाता है और फिर में सीन चेंज कर 5th लेवल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग 5th लेवल पे आ जाता और उनके सामने ब्लड गॉड बाकी बैठे हुए होते हैं। बगल में ही वाइल्ड बेस्ट क्यूनी भी बैठा हुआ होता है और लू फेंग वहाँ झुकता और दोनों को ग्रीटिंग लॉर्ड लॉर्ड क्यूनी बोलता। और यहाँ पे हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कहता उठ जाओ, और वो कहता कि अभी के थोड़े ही दरमियान यहाँ पे ब्लड गॉड पैलेस से तुम्हारे लिए मेडल्स को डिलीवर कर दिया गया है और तुम्हारा लक इस बार बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर हमें लू फेंग के आंखों को दिखाया जाता है जिसमें क्यूरियोसिटी भरी हुई होती है और पूछता है कि क्या मेरी लक आखिर अच्छी कैसी है। तो हमें ब्लड गॉड बाकी को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे स्पेशल इनवॉइस आ रहे हैं, जिनमें से अंदर उन्होंने लीडर क्यूऑन को भी लाया हुआ है। वो बहुत ज्यादा लकी है जिन्होंने अभी के दरमियान ही एंशिएंट ट्रेजर जो कि अनडाइंग स्ट्रेंथ है, उन्होंने बीस्ट गॉड स्टैचू को पा लिया। और ये एक स्टैचू है बीस्ट गॉड का, एक लेजेंडरी पेंग का, और जब वो आएंगे तो तुम उस स्टैचू को देख सकते हो। फिर लू फेंग भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है और कहता है बीस्ट गॉड स्टैचू, और वो इसके लिए उसको बहुत ज्यादा शुक्रिया कहता। लू फेंग भी उसको देखने वाला था और यहाँ पे लू फेंग को देख रहा जो कि कितना ज्यादा लालची होता है, मतलब कि यार ऐसे कौन कहता है। फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग वहां पे रहा ही था कि एक डार्क पर्पल सिक वहां पे आ जाता है उस ह्यूज पिट के ऊपर ही। वहां का केबिन डोर ओपन होता है और उसमें से लीडर इन्वॉल्व आते हैं, जिसमें कि व्हाइट रॉब यूके फॉक्स लाइट ड्यूड क्यूआन इनमें से बाहर निकलता। उन्हीं के पीछे 8 बंदे और होते हैं। फिर हमें यहाँ पे फॉक्स लाइट यूथ को दिखाया जाता जो कि बाकी से मिलने के लिए उतावला था ही, और वहाँ के ट्रेनिंग स्पॉट को देखकर वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता क्योंकि वहाँ की एरा बहुत ज्यादा ठीक होती है और वहाँ पे एक वेरपुल भी होता है। फिर हमें यूके को दिखाया जाता जो कि हामी भरता और यूके उन सबको कहता कि तुम लोग मुझे फॉलो करो। वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो उसको फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पे फॉक्स लाइट यूथ भी एक्साइटेड होता है और कहता है कि फाइनली हम लेजेंडरी लॉर्ड बाकी से आज मिलने ही वाले। वो सभी बंदे नीचे उस ब्लड रेड ऑरा की तरफ निकल पड़ते हैं और अब फिर हमें पैलेस को दिखाया जाता जहाँ पे वो सारे बंदे आ चुके होते हैं। हमें यहाँ पे व्हाइट बंदे को दिखाया जाता है जो लॉर्ड बाकी के सामने झुकता है और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे गॉड के ऑर्डर्स की तरफ से आए ताकि हम लोग आपको ब्लड रिवर मेडल्स डिलीवर कर सके। तो ब्लड गॉड बाकी उन सबको अंदर आने के लिए कहते हैं और वो लोग उस 5th लेवल पैलेस में आ चुके हैं। तो फिर मैं सीन चेंज कर फिर से पैलेस 5th लेवल को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड रेड ग्लॉब बाकी अपने थ्रोन पे बैठा ही होता है। वहाँ पे उसके बगल में बेस्ट किंग हमेशा बैठा हुआ होता है। फिर उसी के बगल में उसके 3 ब्लड गॉड गार्ड्स बैठे होते हैं जिनमें कि
नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 97 होता है। फिर यहाँ पे हमें यूके और कियोन को दिखाया जाता है जो कि बाकी सारे बंदों के साथ वहाँ पे आ जाते हैं। व्हाइट रॉक बंदा उनके सामने झुकता बोलता ग्रीटिंग लॉर्ड बाकी। यहाँ पे आटो बंदे भी उसके सामने झुकते हैं। तो बाकी को दिखाया जाता है जो कहता है यूके ये ज्यादा रफ हो जाएगा, तुमको यहाँ झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बगल में देखते हैं जो कि कियोन होता है, वो कहते हैं कि क्या तुम कियोन हो? तो यूके स्माइल करते हुए कहता है यस लॉर्ड बाकी। और यहाँ पे वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे 5th जनरेशन में जो कि लॉर्ड बाकी के बाद में आया हूँ। यहाँ पे मैं एक जीनियस हूँ अनडाइंग श्राइन में, और मैंने आपका भी नाम सुना हुआ है और मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। आज बाकी हालांकि मैं आपसे रियलिटी में मिल पाया हूँ। यहाँ पे हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कि एकदम सा काल्म होता है, और हमें यहाँ बाकी को बताया जाता है कि उसे पता है कि अनडाइंग श्राइन में यहाँ पे बहुत सारे जीनियसेस हर एक बैच में बड़े हुए हैं और उनकी भी वर्ल्ड लीडर से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे बाकी जो कि ट्रोलिंग में जीनियस माना जाता है वो बहुत ही यहाँ पे हाई रैंक का था, और यहाँ पे वो इन सारी चीजों के बारे में पता है। फिर यहाँ पे कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, उतना जरूरी नहीं है। और अब फिर बाकी फाइनली यूके से पूछता है ब्लड रिवर क्रिस्टल। तो यूके अपने हाथों को फ्लिप करते हुए उसमें से 20 मेडल्स निकालता जो कहता है ये हमारे गॉड के ऑर्डर्स की तरफ से आपके लिए है। और वहाँ पे हमें 25 सारे मेडल को दिखाया जाता जो कि हमारे फ्लोट कर रहे थे, और वो कंप्लीटली डार्क रेड जिसपे कि इनकाइविंग्स और वर्ड्स बने हुए थे। वो पूरे जाके ब्लड गॉड बाकी के थ्रोन के पास चले जाते और ब्लड गॉड बाकी उन्हें अपने पास रख लेता। फिर ब्लड गॉड बाकी 97 को ऑर्डर करता और यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उनके सामने झुक जाता और कहता है प्रेजेंट। फिर हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कहते तुमने सक्सेसफुली अपने ट्विन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके ब्लड वॉरियर बन गए हम। तुम्हें यहाँ पे अनडाइंग स्ट्रेंथ से मैं आज पर्सनली तुम्हें प्रेजेंट करना चाहता हूँ ब्लड रिवर मेडल्स। और वो कहता है तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा, तुम्हें अपने टैलेंट को बर्बाद नहीं करना। फिर लू फेंग अपने घुटनों पे झुका होता है और कहता है आपका अंडरलिंग लॉर्ड को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर हमें ब्लड गॉड बाकी को दिखाया जाता है जो कि एक मेडल को निकालता है, वो लू फेंग को दे देता है। लू फेंग उस मेडल को घूरने लगता जो कि एक हाथ के बराबर ही होगा, और वो एक डार्क रेड कलर था जिसके ऊपर पूरी तरह से एंशिएंट पैलेस की इनकार्विंग्स बनी हुई थी। और लू फेंग उसे ले लेता है और थैंक्स लॉर्ड कहता है। और अभी की मर्तबा उसे फाइनली रिलीफ मिलती है कि उसने फाइनली एक ब्लड रिवर मेडल को ले लिया। यहाँ पे लू फेंग इस ब्लड मेडल को लेने के बाद उसको 100 के पॉइंट्स मिलने वाले, तो लू फेंग के लिए बहुत ज्यादा था। लू फेंग फाइनली इतने सालों के बाद अपने मिशन को पूरा करके जाने वाला। तो लू फेंग अपने मन में सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे यहाँ चांस मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और रास्ते में फॉक्स लाइट यूथ को दिखाया जाता जो ये सुनकर शॉक हो जाता कि क्या क्लाउड लेवल पाइनिकल उसने थ्रोन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया। वो और ब्लड गॉड बाकी को कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही जीनियस है जो कि आपने एक्वायर किया है। मुझे विश्वास है कि 100,000 ऑफ ईयर्स के बाद एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनेगा। और फिर हमें गॉड बाकी को दिखाया जाता जो कि इससे पूरी तरह से टॉपिक को ही बदल लेता। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें बीस्ट गॉड स्टैचू मिला है, क्योंकि यान जल्दी से बोलता है कि हाँ मुझे बस वो लक से मिला। तो बाकी को दिखाया जाता जो कहता है कि हाँ तुम्हारा लक इतना भी बुरा नहीं। और लू फेंग को भी वही खड़ा होता जो कि उस बीस्ट गॉड स्टैचू को देखना चाहता था क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता होता। फिर कीवन कॉन्फिडेंटली अपने हाथों को बढ़ाता और कहता है लॉर्ड बाकी प्लीज आप इसे देखिए। हमें उसके सामने एक स्टैचू को दिखाया जाता जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, हाफ क्रिस्टल लाइक ट्रांसपेरेंट होता है, उस पे भी कॉम्प्लेक्स गोल्ड इनकार्विंग्स बनी हुई होती जो कि एक लिजार्ड लाइक बिस्ट की तरफ दिख ही रहा होता है। उसमें भी 4 लेग्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और यहाँ पे वही साइड डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपको मैंने पहले भी बता दिया। फिर हमें उस स्टैचू को दिखाया जाता जिसमें की टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी और वो बहुत ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। हमें ब्लड गॉड बाकी को दिखाया जाता जो कहते हैं कि ये स्टैचू तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और क्यूनिंग को दिखाया जाता जो कि उस बीस्ट गॉड की तरफ देख रहा था, वो उसकी तरफ घूर कर ही देख रहा था। हमें यहाँ के दोनों कैप्टन्स को दिखाया जाता है जो कि इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने लेजेंडरी बीस्ट गॉड स्टैचू के बारे में सुना था लेकिन कभी भी इसको देखा नहीं था, और आखिरकार वो लोग यहाँ पे इस बीस्ट गॉड स्टैचू को देख सकते हैं। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर से काम लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके अंदर की इमोशन मानो ज्वालामुखी की तरफ फट रहे थे और
क्या था ये तो, और फिर हमें यहाँ बताया जाता कि ये वही होता है स्टैचू जो कि लू फेंग ने उन पिक्चर्स को देखा होता है व्हिर्लपूल में, और यहाँ पे उस स्टैचू से उसे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलते हुए दिख रही थी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी बाकी से। यहाँ तक की बात करी क्यूनी जो कि खुद एक बीस्ट है, उससे बहुत ज्यादा उसमें पावरफुल उसमें चमक रहा था। फिर लू फेंग समझ जाता कि इसमें से जो एनर्जी निकल रही है स्टैचू से वो कमजोर नहीं है। लू फेंग उसको केयरफुली एग्जामिन करने लगता है कि ये बीस्ट को स्टैचू वहां पे उसके हर एक स्किल्स, हर एक क्लॉ, हर एक टेल की तरफ देखता है। लू फेंग वहां पे काउंटलेस ईयर अगो के वहां के लिजार्ड बीस्ट के फाइट को अपने माइंड में कर सकता है, वहां पे उन सब के बारे में सोचने लगता है। वहां पे वो उन सबको फील कर पा रहा था, और यहाँ पे लू फेंग ने उसी पिक्चर्स को देखते हुए अपने क्लॉ अटैक को भी रेडी किया था। और हमें लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग ने जब उस बीस्ट गॉड स्टैचू को देखा होता है तो उसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने भी देखा होता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसे देखकर जोर से हाउल करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एंटीसेप्शन उसकी नजरों में दिख रहा होता है। लू फेंग भी एक्साइटेड होता है, और क्या था तो ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एक ट्रू एम है, इस डायरेक्शन में जाके मैं अपने बीस्ट को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग ने पहले से ट्रू एंशिएंट पिक्चर को स्टडी किया था, जिसके मतलब उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और यहाँ पे लू फेंग के पास अगर गॉड बीस्ट स्टैचू आ जाता तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला था। और लू फेंग उन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसने 10 पिक्चर्स को पहले व्हिर्लपूल कोर में देखा था, जो कि उसके माइंड में पूरी तरह से क्लियर तो नहीं हुआ था, लेकिन जबकि मर्तबा उसने इस गॉड बीस्ट के स्टैचू को देखा तो वो सारे 10 पिक्चर आराम से क्लियर होने लगे। तो लू फेंग को उस बारे में समझ में आने लगा था। लू फेंग उसके बारे में सोचता है, जो कि वो 3 पिक्चर से काउंटलेस टाइम हाईएस्ट लग रहे थे। और लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी बार बार हाउल किए जा रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसकी हाउलिंग ऐसी लग रही थी जैसे कि वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लू फेंग क्या था कि मुझे ये चाहिए, मुझे कैसे भी करके ये चाहिए, तभी जाके मैं अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाऊंगा, मैं अपने लिए अच्छे से ट्रेनिंग कर पाऊंगा, हर एक मेथड को सीख पाऊंगा। लू फेंग क्या था ये एंशिएंट बीस्ट स्टैचू मुझे तो एक कैसे करके चाहिए भी। फिर हमें यहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता, जहाँ पे इस स्टैचू के मर्तबा यहाँ पे लू फेंग ने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स अपने ह्यूमन बॉडी के लिए सीखा हुआ होता है। और फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस स्टैचू में बिल्कुल डूबा हुआ था। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अभी के मर्तबा ये दोनों सेक्टर लॉर्ड के बंदे हैं, आखिर मुझे करना कैसे, मैं इन सब से छीन नहीं सकता हूँ। और अभी वो पैनिक करने लगता क्योंकि अगर उसने ये चाल जल्दी नहीं चली तो वो लोग इस बीस्ट को स्टैचू को लेकर निकल जाएंगे। यहाँ तक कि उसे डर था कि यहाँ पे बाकी क्यून्यू भी हेयर है। अब यहाँ पे उसको डर था कि यहाँ पे बाकी और क्यून्यू भी मौजूद है, जो कि अपने दोनों सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे वो जानता था कि यहाँ से वो लोग जल्दी निकलने वाले। तो लू फेंग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। फिर हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कहते हैं ये बेस्ट गॉड स्टैचू तो कम्प्लीटली जेड गोल्ड है, इसकी हर एक इंच में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, ये मटेरियल्स आराम से अनडाइंग्स के लिए वेपन्स बना सकते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो ये मटेरियल उतना ज्यादा वर्थ नहीं करता ये स्टैचू में होने के लिए। और फिर हमें व्हाइट रॉब यूके को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, और वो भी कहते कि हमने आपको मेडल्स दे दिए हैं इसलिए हम लोग वापस जाना चाहते हैं। और बाकी भी इसके लिए मान जाता है। और यहाँ पे यूके, क्यूआन और आर्टो बंदे वहां से निकल जाते हैं। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी के मर्तबा उन सबको जाते हुए देख रहा था, और उसके मन में क्या पता कोई ना कोई प्लान तो होगा ही है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहते हैं अनडाइंग स्ट्रेंथ बेस्ट गॉड स्टैचू, और यहाँ पे वो उन सबकी शिप को 10,000 लीग दूर से देख जा रहा था, जहाँ पे एक डार्क बल्ब पर शिप फ्लोट कर रहा था। लू फेंग उस स्टैचू के बारे में सोच रहा था कि आगे उसको कैसे ले, क्योंकि वो उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर लू फेंग अभी 9 यूनिवर्स टैबलेट से भी उच्च सीख सकता था अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए। लू फेंग उसके बारे में सोचता वो वहां से निकल जाता। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फिर से ऑटमन शिप में आ जाता है। और फिर हमें सीन चेंज का ब्लड रिवर वर्ल्ड स्पेस टियानसी पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे लू फेंग पे नजर बनाए हुए थे। और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि लू फेंग अभी ऑटमन शिप में आ
चुके हैं, वो ब्लड रिवर वर्ल्ड में भी आ चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि आखिरकार वो शिप में इतने लंबे समय बाद क्यों आए, आखिर क्या वो यहाँ पे आने वाले हैं। और फिर वो लोग इसी के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे वो लोग रिलैक्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे वो सोचते हैं कि जैसे वो लोग यहाँ पे आएंगे उन्हें हमें यहाँ से डिलीवर करके अपने वर्चुअल यूनिवर्स में भेजना होगा। और फिर हमें 15 क्लाउड लेवल डार्क शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 18 क्लाउड लेवल में आ चुका होता है। उसके पीछे भी एक ऑटोमन शिप पड़ा हुआ होता है और हमें ऑटोमन शिप कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने सोफा पे बैठा हुआ होता है। उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होता है, उस पे एक मार्कर बना हुआ होता है और लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है ये बीस्ट गॉड स्टैचू मुझे कैसे भी करके उसे लेना ही होगा। और यहाँ पे लू फेंग फिर से अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स और इसे बीस्ट गॉड स्टैचू के बारे में बात करने लगता है, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बेकार है, इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर लू फेंग अपने प्लान बनाने लगता है कि आखिर उसे कैसे करना चाहिए। और लू के लिए अभी तो 100 के पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन लू फेंग तो यही कहता है अब उनको ये मांगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ के एआई जो कि ऑटोमन शिप का होता है, वो कहता है मास्टर हमने टारगेट को एक्वायर कर लिया है, अभी का मरतबा हम लोग उससे 1.6 मिलियन किलोमीटर के फासले में है। तो मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने सोफे पे बैठा हुआ होता है और बड़ी मस्त अंदाज से कहता है एक्टिवेट स्टार एनिलेटर कैनर। हमें शिप के एआई को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की बातों को मान जाते हैं, लेकिन तभी हमें बवाता को दिखाया जाता है जहाँ पे उससे क्या तो लू फेंग आखिर तुम करना क्यों चाहते हो, आखिर तुम स्टार एनिलेटर कैनन को एक्टिवेट क्यों करना चाहते हो। तुम जानते ना हो कि एक स्टार एनिलेटर कैनन एक अनडाइन के फुल अटैक के बराबर होता है और उसका वन शॉट ही पूरे प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय करता है। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होने वाली है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाली है और ये ऑटोमन शिप यहाँ पे ज्यादा रिजर्व नहीं मौजूद है और जब तुम इसके एक शॉट को यूज करोगे तो ये 1/3 के रिजर्व को यूज कर लेगा। और अभी के मरतबा बवाता बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अभी हमें उस कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ से एआई का वॉइस आता है जो कहता है स्टार एनिलेटर कैनन 1 काउंटडाउन 60 59 58। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि वहाँ पे एक ट्रेजर से जो कि उस शिप में मौजूद है और मुझे उससे लेना ही होगा। फिर हमें यहाँ पे बवाता दिखाया जाता जो कहता है डैम वहाँ पे ट्रेस है जो कि तुम्हें यूज करना पड़ रहा है इस कैनन को। और वो कहता है ये स्टार एनिलेटर कैनन ये पाइनिकल वेपन है पूरे इंटायर ह्यूमन रेस जो यूनिवर्स, और यहाँ पे उसका एक शॉट एक अनडाइंग बेंग के फुल अटैक के बराबर है। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो जो ट्रेस तुम एक्वायर करना चाहते हो वो भी इस अटैक में तबाह हो जाएगा। तो लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे वो स्टैचू जेड गोल्ड ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट से बना हुआ है। तो ये सुनकर बवाता उससे कहती है जेड गोल्ड और यहाँ पे बवाता कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही वेस्ट है। फिर हमें यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये 18 बीस्ट गॉड स्टैचू जो कि यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ इयर्स अगो जो फाइट हुआ था उसमें ये अभी तक रहा है और अभी की मर्तबा देखा जाए तो बिल्कुल अनडैमेज है, वहाँ पे वो परफेक्टली शेप में है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे एक स्पेस रिंग भी ब्रोक हो जाए और वहाँ की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो स्टैचू ऐसी है कि वो अनहार्म रहेगी। और वो कहता है यहाँ तक कि एक अनडाइंग बेंग भी मारा जाएगा फिर वो स्टैचू अपने परफेक्ट कंडीशन में होगा। और वो कहते हैं अनडाइंग सिंह वो इस स्टैचू को बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं और ये इसके हिस्ट्री में बहुत ही स्पेशल है और इसकी रिप्रेजेंट ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ से तुम अंदाजा लगा लो कि अनडाइंग सिंह वाले इसका वर्शिप करते तो तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा बेकार होगा इतना ज्यादा कमजोर होगा कि इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमें उस एआई को दिखाया जाता है जो कहता है 30 29 20। फिर हम यहाँ पे 1.6 मिलियन किलोमीटर ऑटोमन शिप को दिखाया जाता है जो कि डार्क पर्पल शिप से दूर होता है। यहाँ पे उन सबको नहीं पता था कि उन पे अटैक होने वाला है। फिर हमें सीन चेंज कर डार्क पर्पल शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें फॉकलाइट युड कुवान को दिखाया जाता है जो कहते हैं यूके वो बाकी तो सच में एरोगेंट है, मैं उनसे मिलना चाहता था लेकिन उन्होंने तो मुझसे मिलते समय थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे फिर से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ। फिर हमें यहाँ पे लू फेंग के शिप को दिखाया जाता है 6 5 4 3 2 1 एनर्जी स्टोरिंग कंप्लीट। और लू फेंग अपने सोफे पे आराम से बैठा हुआ था और क्या था फायर। और हमें लू फेंग के सिल्वर व्हाइट पिरामिड जो कि 1200 मीटर टॉल होता है उसमें से एक ब्यूटीफुल रिवर निकलती हुई दिखाई जाती है
जो कि बहुत ज़्यादा भयानक होती है। लू फेंग के फायर कहते ही उसमें से निकल जाता है, वहाँ के 300 मीटर डायमीटर से अंदर से एक रे निकलती है जो कि एआई की कैलकुलेटेड की हुई पाथ पे निकलती है। और फिर हमें डार्क पर्पल शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब एक दूसरे से बात कर रहे होते और यहाँ पे तो उन सबको पता भी नहीं था कि उन सबके साथ क्या होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का वो अटैक एक ही झटके में उन सबको आके खत्म कर देता है। उन सबको पता भी नहीं चलता है कि उन सबके साथ हुआ क्या है। उन सबके मौत के सामने उन सबके ये सारे मौत साफ झलक रहे थे, उन सबकी आंखों में मरने से पहले डर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे वो सारे मारे जा चुके, उन सबके स्पेस रिंग भी वो सब टूट चुके। तो वहां से वो सारे स्टोरेज स्पेस से सब चीज निकल के बिखर जाता है। यहाँ पे उनमें से फॉक लाइक क्यूआंग का रिंग निकलता है जिसमें से वही वो बेस्ट का स्टैचू निकलता है जो कि बिल्कुल ही अनहार्म था। जैसा कि लू फेंग ने कहा था वैसा ही हुआ था। अब यहाँ पे उस स्टार जनरेटर कैनिस्टर से डिस्ट्रॉय होने पे बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती क्योंकि ये अनडायमंड का फुल पावर का अटैक है। आप इसकी पावर का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिर हमें ह्यूज पेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इन सब स्ट्रॉन्ग रिपल्स को फील कर पाए तो वो कहते हैं कि आखिर कौन है। और वहाँ से दोनों बंदे जो कि ब्लड गुड बाकी और क्यून्यू होता है वो वहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें भी उस एनर्जी रिपल का महसूस हो गया था। वहाँ के दोनों कैप्टन भी आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो चारों तरफ वहाँ उस एनर्जी को फील कर पाया। तो यहाँ पे हमें ब्लड गुड बाकी को दिखाया जाता जो कहते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर लॉर्ड कहाँ चले गए। और फिर हमें यहाँ मेन प्लॉट बताया जाता है कि वहाँ पे अभी लू फेंग अभी तक मौजूद था और लू फेंग की अभी मोसा क्लैन की बॉडी ही शायद शिप को कंट्रोल कर दी थी। लू फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी को वहीं पे छोड़ा हुआ था ताकि उन सबको शक ना हो कि लू फेंग ने ये सब किया है। यहाँ पे जैसे वो देखते कि सारे लोग वहां से निकल चुके हैं, लू फेंग कहता तो फाइनली मेरे जाने का वक्त हो गया है। लू फेंग वहां पे अपने डिस्ट्रॉय कर देता अपने कम्युनिकेटर वॉच का ताकि उन सबके बारे में पता नहीं लगा सके। और लू फेंग में 18 क्लाउड लेवल की ओर निकल जाता है और यहाँ पे वो ऑटोमन शिप के पास जाता है जिसमें वो बैठ जाता है और वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में वैनिश हो जाता है। फिर हमें सीन चेंज कर वहाँ के 10,000 किलोमीटर से दूर के उस ह्यूज क्वेटर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे देख रहे होते ब्लड गोड बाकी और क्यून्यू। और यहाँ पे उस क्वेटर को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्रेस नहीं ओरिजिन लॉ रिपर्स की और ये कोई अनडाइंग का अटैक नहीं लगता है। और यहाँ पे क्यूनिंग को दिखाया जाता जो शौक में होता और क्या था ये जरूर ये आउटसाइडर का काम होगा और क्या थी जल्दी से इन्फॉर्म करो श्राइन को, हमें इसके बारे में उन्हें बताना होगा। और अब फिर हमें ब्लड रिवर वर्ल्ड के अबव स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑटमन से वहाँ पे मेट्रोइड की तरफ फ्लो कर रहा होता है। लू फेंग भी आराम से सोफे पे बैठा हुआ होता और यहाँ पे लू फेंग ने अपने 1/3 एनर्जी को वेस्ट कर दिया था लेकिन लू फेंग अभी खुश था क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज में देखा था बेस्ट गो स्टैचू की तो डेफिनेटली वर्दित करता और यहाँ पे लू फेंग भी खुश होता है कि उसे इतना ज्यादा मुनाफा हो गया। और अब फिर हमें बाता को दिखाया जाता जो कि उसके चेहरे की तरफ देख रही होती जहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ पे वो कहती है कि तुम इतना खुश क्यों। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि आखिर मैं सेटिस्फाइड क्यों ना हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं यहाँ आने के बाद कितना ज्यादा प्रोग्रेस करने लगा हूँ। फिर लू फेंग अपने स्पेट को देखता है जहाँ पे वो अपने बेस्ट को स्टैचू से उसको देखता है जहाँ पे वो उस एंशिएंट बीस्ट के रोलिंग को आराम से महसूस कर पा रहा था। और ये लू फेंग की गोल्डन और बीस्ट के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो इस स्टैचू को देख के बहुत ही जोर से हॉल करने लगता है। फिर और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि इस ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में आने का मेरा सबसे ग्रेटेस्ट रिवार्ड यही ब्लड रिवर गॉड स्टैचू है। और यहाँ पे लू फेंग बहुत ज्यादा खुश होता है। हमें लू फेंग की क्लैंसमैन को दिखाया जाता जो कि उसके बगल में आता है और फिर वो अपने इंटरनल वर्ल्ड में डिसअपियर हो जाता है। और फिर हमें इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ड एक ब्लैक माउंटेन रेंज की तरह लग रहा था। वो बहुत ही हॉल कर रहा था, पूरे पहाड़ों की बस्ती से बड़ा होता। वहीं पे लू फेंग जो कि क्लोटेड होता है वो वहां पे आता, उसके हाथ में स्टैचू होता है और वो स्टैचू वैनिश मतलब गायब हो जाता। वो सीधे चला जाता गोल्डन हॉर्न बेस्ड के स्टोरेज रिंग में। हमें बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेस्ड के पास खुद की एक स्टोरेज रिंग है क्योंकि वहां पे अपने उसने ट्रेन डेटीज ऑफ द वर्ल्ड को किया था जिसके मर्तबा उसके स्पेस में कई सारे ट्रेस को साइलो किया जा सकता है और वो अपने ट्रेस को भी अपने स्पेस रिंग में कर सकता है स्टोर। और फिर हमें कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है
जहाँ पे लू फेंग सिप के एआई से ऑर्डर करता चलो मैंगनान सिटी की ओर चलते। तो ये सुनकर डेमन बबाता अपने मुंह को खोलते हुए शौक में कहती है क्या मैंगनान सिटी। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता कहता है कि हाँ मैंने 80 सालों पहले नाकी को उस मैंगनान सिटी में छोड़ा था और मुझे नहीं पता कि अभी वहाँ क्या चल रहा है। मैंने उसे ट्रेस भी दिया था, मैं उन सब पे इस पे छोड़ के आया हूँ और चलो देखते कि आखिर वो कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि नाकी लू फेंग का मान लो एक डिसाइपल है, क्योंकि डिसाइपल की लिस्ट में नाकी भी आता है। फिर हमें लू फेंग के शिप को दिखाया जाता है जो कि उसी की तरफ निकल जाता है और फिर हमें सीन चेंज कर बाकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे मौजूद होते हैं, उसके साथ 90 ब्लड गॉड गार्ड्स भी उसी की तरफ होते हैं उसी क्रेटर्स के। लेकिन तभी रंबल वहां पर पूरा स्काई हिलने लगता और यहाँ पे बाकी क्यून और बाकी सारे बंदे मिड एयर में देखने लगते और तभी वहां पे टॉल स्टोरी मैन वहां पे आ जाता और एक ही झटके में वहां के उससे बहुत ज्यादा ठंडर एनर्जी निकलने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो ठंडर प्रिजन है और यहाँ पे वो सभी उसमें घिर चुके थे। और हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने झुकते हैं, यहाँ तक कि क्यों नहीं उसके सामने झुक जाते हैं। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने 10 किलोमीटर डायमीटर क्रेटर में अपने सारे जगह को कवर किए हुए था, उसकी पावर बहुत ज्यादा भयानक लग रही। तो हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कहता है अनडाइंग और अभी की मर्तबा उनकी स्टेचर कितनी हाई क्यों ना हो, यहाँ पे वही सेक्टर लॉट के बंदे ही है और सामने एक अनडाइंग बेंग है तो उसके सामने उनका झुकना लाजमी है और पावर के मुकाबले में देखा जाए तो सब चीज में वो आगे था। फिर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अनडाइंग होता है और क्या था ये क्रेटर और अभी के मर्तबा वो यहाँ पे कोई भी लॉ को सेंस नहीं कर पा रहा था और वहाँ की जो अटैक हुई थी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी और यहाँ और इस लेवल का अटैक एक अनडाइंग बेंग कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉ ऑरिजिन का इन्फ्यूज नहीं था जिसके मतलब वो भी जान जाता है कि जरूर यहाँ पे आउटसाइडर आया होगा, क्योंकि आउटसाइडर वाले ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं कि वो अपने वेपन में बिना ऑरिजिन लॉ को फ्यूज किए हुए इतने पावरफुल अटैक को कर सकते हैं। फिर बाकी को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हाँ ये सच में लगता है कि यहाँ पे आउटसाइडर ही होगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या लू फेंग का सच सबके सामने आने वाला, क्या लू फेंग वहां पे रुककर गलती कर रहा है, क्या लू फेंग अनडाइंग बेंग के हाथों से पकड़ा जाने वाला है या फिर नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।